As one of the fastest growing urban regions in India, Delhi-NCR's real estate and construction sectors are facing both tremendous opportunities and significant challenges. From residential developments to large-scale infrastructure projects, we will take a closer look at the latest trends, the rising costs of construction, and how the industry is adapting to meet the growing demand. We will also discuss the crucial role of sustainable building practices and how the construction sector is working to address environmental concerns including pollution. Hello and welcome to MBTV. I'm your host Reena Gaurav. To get an in-depth view, we have with us Mr. Suresh Garg, CMD Nirala World and Vice President CREDAI Western UP. A very warm welcome Mr. Suresh Garg. Thank you. सुरेश जी, सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि अगर हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट की बात करते हैं और कंस्ट्रक्शन की खासकर बात करते हैं तो क्या रीसेंट ट्रेंड्स आप देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ इन रीसेंट ट्रेंड्स को लेकर निराला वर्ल्ड क्या कर रहा है। रियल एस्टेट मार्केट अब मैच्योरिटी की तरफ है। बायर अच्छी तरह समझ चुका है कि बिल्डर टाइमली डिलीवरी देता है, कौन क्वालिटी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कौन बिल्डर अपने प्रोमिस पूरे कर रहा है। तो जहाँ पे बायर का कॉन्फिडेंस है, ये तीनों आइटम पूरे होते हैं, वहाँ बायर किसी भी रेट में फ्लैट परचेज करने को तैयार है। और जहाँ पे बायर का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको ये नहीं लगता कि टाइमली डिलीवरी मिलेगी, क्वालिटी से काम किया हुआ पोजीशन मेरे को मिलेगी, और आफ्टर सेल एक बड़ा पॉइंट उभर के आ रहा है रियल एस्टेट मार्केट में। आज की डेट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर आफ्टर पोजीशन सर्विसेज अच्छी मिलती है, मेंटेनेंस अच्छी होती है, कहीं कोई कंप्लेंट है तो उसको जल्दी रिजोल्व किया जाता है, प्रॉपरली रिजोल्व किया जाता है, तो बायर का कॉन्फिडेंस उस प्रोजेक्ट के लिए, उस बिल्डर के लिए हाई रहता है और वो किसी भी रेट पे उसके फ्लैट परचेज करने को तैयार है। तो कंस्ट्रक्शन की जहां तक बात आती है तो कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं फाइनल प्राइसिंग में। हाँ, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन की अगर क्वालिटी बेटर होगी, अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर सारे पैरामीटर को कंप्लीट करते हुए, सब एमिनिटीज़ को कंप्लीट करते हुए, सब कंप्लीट एज ए बंडल सर्विस दी जाएगी, तो थोड़ी सी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन बायर उसके लिए वरी नहीं करता है। आज की डेट में बायर को फैसिलिटी चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उसके लिए पे करने को तैयार है। और दिल्ली एनसीआर जिस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, डील कर रहा है, वो है पोल्यूशन। और एक अनुमान के मुताबिक कंस्ट्रक्शन जो है उसमें 40% रोल प्ले करता है पोल्यूशन का। ऐसे में इस से पार पाने के लिए और सस्टेनेबल फीचर्स की अगर बात की जाए, उसके लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री एज अ होल क्या कुछ करने वाली है। इस बात के लिए मैं कंस्ट्रक्शन को ना 2-3 पार्टों में डिवाइड करना चाहूँगा। एक कंस्ट्रक्शन जो हम बिल्डर एज ए हाई राइज की कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन जैसे रोड वर्क चलता है, और कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा है जो प्राइवेट में इंडिविजुअल आदमी अपना कंस्ट्रक्शन करता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हाई राइज कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम लोग एल्युमिनियम फोम शटरिंग से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर आपकी एल्युमिनियम की शटरिंग है। एल्युमिनियम की शटरिंग को हटाने के लिए, लगाने के लिए कोई पोल्यूशन नहीं होता है। ऐसे ही अगर स्टील की कटिंग बाइंडिंग है, वो सब ऑटोमेटिक हो रही है। बहुत सी जगह तो ऐसी भी पोजीशन बन रही है कि हम जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है स्टील का, उसको एक कट लेंथ के हिसाब से, जिस लेंथ की हमें कटिंग चाहिए उसी के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं। तो जो हाई राइज की कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर पोल्यूशन मिनिमम हो चुका है। आज की डेट में प्लास्टर नहीं है, ब्रिक वर्क नहीं है, इवन जो वाटर सप्लाई है वो भी मिनिमम यूज हो रही है। तो जो हाई राइज कंस्ट्रक्शन है उसमें पोल्यूशन मिनिमम है। और ये बात हम पिछले 2-3 साल से जो CAQ में है उसको समझाने की कोशिश करते थे, और लास्ट टाइम पे उन्होंने ये माना कि हाँ, हाई राइज के अंदर जहाँ एल्युमिनियम फोम शटरिंग से काम होता है, वहाँ शटरिंग करने में, कंस्ट्रक्शन करने में और बाइंडिंग में कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो इन्होंने 2-3 एक्टिविटीज़ इस बार हमारी एग्जेम्प्ट कर दी थी कि आप ये काम कर सकते हो, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। रही बात कि जो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जितने भी पैरामीटर CAQ ने डिसाइड किए हैं कि हमें स्मोक गन लगानी है, पानी का छिड़काव करना है, ग्रीन मैट से अगर कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल लूज पड़ा है तो उसको ढक के रखना है, मतलब हर पैरामीटर वो अपनाया जाता है जिसके अंदर धूल कम से कम उड़े,
पोल्यूशन चाहे वो हवा का हो या पानी का हो, वो मिनिमम हो। पानी की जो बात है वो भी हम एसटीपी से पानी लेके उसको अपने यहाँ पे रिसाइकल करके ईटीपी से पास करके तब उसको यूज करते हैं, ताकि जमीन का पानी ना निकालना पड़े। तो मिस्टर सुरेश जी, यहाँ पर ये समझना बेहद अहम हो जाता है कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अब नेसेसिटी बन गई हैं, क्योंकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कुछ छोड़ के जाने वाले हैं और ये कितनी सस्टेनेबल होने वाली है बिल्डिंग्स, इसका खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो बहुत फोकस्ड होके आजकल काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस की बात की जाती है जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। प्री सर्टिफाइड जो हैं लीड सर्टिफिकेशन और इस तरीके के तमाम जो सर्टिफिकेशंस हैं उनकी बात की जाती है। ऐसे में जब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं तो वो क्या होती हैं और इसके साथ-साथ क्या इसका ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर फ़र्क पड़ता है? आज की डेट में जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो गोल्ड रेटेड ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। कैसे इन्वायरमेंट को कम से कम लॉस हो और उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। जैसे आप बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग के अंदर, तो उसके अंदर 100 पॉइंट होते हैं, जिसके अंदर आपका जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि लाइट जो है, जैसे हमने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उनके अंदर सोलर लाइट का सिस्टम दिया है। तो सोलर लाइट का बेनिफिट ये आ रहा है कि जितनी कॉमन एरिया की लाइट है, मैक्सिमम उतनी लाइट हम अपने इन हाउस जनरेट कर लेते हैं। सोलर हीटर का प्रोविज़न है। टॉप के 3, 4, 5 फ्लोरों तक जितना भी पानी की हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सोलर से होती है। आपके जितना भी हमें खाद की रिक्वायरमेंट है हॉर्टिकल्चर के लिए, वो हमारा इन हाउस जनरेट होता है। हम जो भी कचरा घरों से निकलता है, पहले उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसके बाद जो रिसाइक्लेबल है उसको रिसाइकिल के लिए भेजते हैं। बाकी जो गीला कचरा है उससे खाद जनरेट की जाती है। हम अपने इन हाउस की जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करते ही करते हैं, बाहर उसको सेल भी करते हैं। ओके, नाइस। जितनी हॉर्टिकल्चर के लिए पानी चाहिए वो अपना एसटीपी के पानी से वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इसी हिसाब से जैसे रूम है एक या कोई फ्लैट है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 13% की एक ओपन की रिक्वायरमेंट है कि ताज़ा हवा आए, धूप आए, तो 13% की ओपनिंग वो कंपल्सरी है, वो हम रखते हैं। छत पे पेंट इस टाइप से करते हैं कि वो हीट को अब्जॉर्ब ना करे और रिफ्लेक्ट करके बाहर करे। ऐसे ही मान लीजिए एक विकलांग आदमी है, तो उसको रैंप चाहिए, उस एक लिफ्ट है, तो लिफ्ट के अंदर भी ब्रेल सिस्टम रहता है कि अगर कोई ब्लाइंड आदमी आता है तो उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं हो और वो अपने डिज़ायर्ड फ्लोर तक पहुँच जाए। तो लिफ्ट के अंदर हर फ्लोर पे एक अनाउंसमेंट आती है, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, ताकि जिस फ्लोर पे उसको उतरना है उस फ्लोर पे वो उतरे। और जो उसके जो सीट्स होते हैं उसके ऊपर भी वो मार्किंग होती हाँ, है। मार्किंग होती है, तो वो आसानी से जाता है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में जो हम मेटल निकल रहा है उसका कितनी एफिशिएंटली और कितनी बढ़िया तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, इन सब के पॉइंट होते हैं। जो मेटल यूज़ है वो पुराने मेटल को हम क्या बिल्डिंग में दोबारा रिसाइकल करके यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उन सब चीज़ों के पॉइंट होते हैं। एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर से ही मेटल प्रोक्योर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि आप नज़दीक से नज़दीक के मेटल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। एक 350 किलोमीटर से ऊपर के मेटल को यूज़ ना करें। तो ये सारे पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट इसीलिए कि सस्टेनेबल बिल्डिंग बने। और एक हम और ध्यान ये रखते हैं कि बिल्डिंग हमने बनाई, बिल्डिंग बना के बिल्डिंग चलाने के बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है। राइट। और ये सारे ग्रीन बिल्डिंग के पॉइंट कहीं न कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट को भी हमारी को कम करते हैं, क्योंकि इन हाउस चीज़ें जनरेट हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं, वहीं पैदा की जा रही हैं, वहीं यूज़ की जा रही हैं, तो कॉस्टिंग कम होती है हमारी। तो मतलब ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है, अगर बनाने में थोड़ी प्राइसिंग हाई जाती है तो रहने में वो कवर अप हो जाती है। कवर अप हो जाती है। ग्रेट। यहाँ पर सुरेश जी, ये भी समझना बेहद अहम हो जाता है कि जिस तरीके से अगर घर खरीदने की बात होती है और अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो 18% जीएसटी की जिस तरीके से बात होती है, तमाम अलग तरीके के और भी टैक्सेस लगते हैं। ऐसे में कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस थोड़े से पॉकेट फ्रेंडली हो सकें, उसको लेकर क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ से कुछ बातचीत गवर्नमेंट से और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस उनसे? गवर्नमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी टाइम से हैं कि पहले इनपुट क्रेडिट मिलता था जीएसटी का, पिछले 3-4 से इनपुट क्रेडिट बंद कर दिया गया है
और अब बायर से खाली 5% हम चार्ज करते हैं और वो गवर्नमेंट को जमा करते हैं। हमारे इनपुट पे जो 18% से लेकर 28% तक का जीएसटी है, वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन गया है। तो उससे क्या है, वो कॉस्ट उतने परसेंट से इंक्रीज हो गई है। जो जीएसटी हमें बायर से जीएसटी लिए हुए के अगेंस्ट में अब्जॉर्ब कर सकते थे, सेट ऑफ कर सकते थे, वो आज सेट ऑफ नहीं मिल रहा है। तो उससे वो पूरी जीएसटी की कॉस्ट इंक्रीज हुई है। वो हमारी सरकार से बार-बार रिक्वेस्ट है कि उसको इनपुट क्रेडिट को दोबारा से शुरू करे, ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी कम हो, तो बायर को एक इफेक्टिवली लेस प्राइस पे प्रोडक्ट मिल सके। जब कॉस्टिंग की बात हो ही रही है तो मैजिक ब्रिक्स में हमारी तमाम तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट, रेंटल इंडेक्स रिपोर्ट। उसमें प्रॉप इंडेक्स में एक डेटा सामने आया है जिसके मुताबिक पिछले 3 साल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अगर प्राइसेस एलिवेशन की बात की जाए तो 100% तक जो है प्राइस राइज देखा गया है। तो क्या आपको लगता है कि ग्रेटर नोएडा, खासकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो अफोर्डेबिलिटी के नाम से जाने जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं टर्म अब यूज करना थोड़ा मुश्किल है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नोएडा, अब ग्रेटर नोएडा अफोर्डेबल सेक्टर में नहीं है। वहाँ के प्राइसेस भी आज की डेट में, अगर जो गवर्नमेंट की अफोर्डेबल की डेफिनेशन है उससे तो बिल्कुल बाहर है। अदरवाइज भी अफोर्डेबल अब नहीं है ग्रेटर नोएडा, क्योंकि यहाँ पे एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है और लैंड के कॉस्ट पिछले 3 साल में 5 से 6 गुना बढ़े। ओके। लैंड सप्लाई लिमिटेड है, सरकार लैंड सप्लाई देती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, वो लैंड की ऑक्शन लेके आती है और लैंड की प्राइसेस काफ़ी 4, 5, 6 गुना तक बढ़ी। तो इसके लिए क्या कुछ किया जाए कि अभी भी आने वाले वक्त में जो लोग यहाँ पर एक आशियाने का सपना देख रहे हैं, उनकी पॉकेट फ्रेंडली ये जो है इमारतें बन सकें? सरकार अगर किसी भी तरह लैंड को थोड़ा सस्ता करके दे सके, कोई अलॉटमेंट सिस्टम दे सके कि ऑक्शन ना करके हाई प्राइस पे ना जाके एक रीजनेबल प्राइस पे अगर लैंड मिलती है, तो बिल्डर उस हिसाब से काम करेगा, तो उसकी कॉस्टिंग कम होगी, तो वो बेटर प्राइस पे एक प्रोडक्ट दे सकता है। या जैसे आज की डेट में कोई रूल नहीं है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर कि प्राइवेट लैंड को वो अप्रूवल दें। अगर उसको ओपन करते हैं तो वो एक सस्ती लैंड का जरिया हो सकता है। ओके। यहाँ पर जिस तरीके से तमाम चीज़ों की बात हो रही है जो ओवरऑल प्राइसिंग पर इम्पैक्ट करते हैं, एक और चीज़ है वो है स्किल्ड लेबर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में स्किल्ड लेबर कंस्ट्रक्शन के लिए मिल सकें, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, स्किल्ड लेबर आज की डेट में इंडिया में, यहाँ की नहीं, ऑल ओवर इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी हमारी क्रेडाई ने काफ़ी पहले एक पहल की थी, जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ही उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं, जैसे स्टील वालों को देते हैं, शटरिंग को, मेसन को, इस टाइप के करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो एक कहीं न कहीं काफ़ी कम क्वांटिटी है। सरकार का, मैं तो ये मानता हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। उसके ऊपर सरकार को और हमें भी और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और जब तक लेबर स्किल नहीं होगी, मेरा ये मानना है कि प्रोडक्ट बढ़िया नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी मिस्त्री को हम हाथ पकड़ के उससे काम नहीं करवा सकते। राइट। उसके सिर पे अगर हम फोरमैन को खड़ा भी कर देंगे, तभी वो बेटर काम नहीं कर पाएगा अगर उसके हाथ में वर्कमैनशिप नहीं है तो। ट्रू। तो वर्कमैनशिप की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और हमारी संस्था को भी ज़्यादा आगे आना चाहिए। तो यहाँ पर आखिर में मेरा सुरेश जी आपसे यही सवाल है कि अगर हम निराला वर्ल्ड की बात करते हैं तो निराला वर्ल्ड एज अ ग्रुप, एज अ डेवलपर, इसकी क्या यूएसपी है? आखिरकार एक बायर निराला वर्ल्ड के प्रोडक्ट पर क्यों इन्वेस्ट करे? इसके अंदर मेरा एक मानना है, जैसे कहते हैं ना, पिक्चर 3 कारणों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। जी। मेरे हिसाब से हमारी 3 यूएसपी हैं, बेस्ट लोकेशन, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और बिफोर टाइम डिलीवरी। ओके। हमने अपने प्रोजेक्ट जो रेरा और बायर के साथ में टाइम था, उससे 3 ईयर बिफोर पोजीशन दी हैं। कैन यू नेम फ्यू? जैसे हमारा फेज 3 और 4 का बायर के साथ में दिसंबर 2026 की पोजीशन डिसाइड, रेरा में और बायर के साथ में भी। हमने उसका कंप्लीशन अक्टूबर 2023 में लिया है ओके। और लोगों को पोजीशन दी है। बिफोर टाइम डिलीवरी के लिए तो मतलब पूरे एरिया में फेमस हैं। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और जितने भी प्रोजेक्ट हमने किए हैं, एक से एक बेस्ट लोकेशन है।
थैंक यू सो मच मिस्टर सुरेश गर्ग जी Thank इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट you.